ताकि मैं फ्लो के साथ जा पाऊँ और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज काफ़ी टाइम ले लिया है इस लेक्चर में, तो मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी लेवल पे लेके जाऊँगा कि कैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग हम लोगों को विजुअलाइज़ करना चाहिए। मेरा फर्स्ट डे का इरादा ये रहता है कि आप लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग को कैसे विजुअलाइज़ करें। बच्चों में, स्टूडेंट्स में ये एक खौफ रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं और या सॉइल मैकेनिक्स में है तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स में जुड़े हुए हैं, या दूसरे किसी सेगमेंट में सिविल इंजीनियरिंग में तो जुड़े हुए हैं। तो ये सेगमेंट मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो जेनम, लास्ट टाइम जब मैंने बोला था तो आपको बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा था, ये मान लेता हूँ मैं। ओके, और मैं थोड़ा-सा यस सर। रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए भी रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है सेम टेम्परामेंट के साथ, क्योंकि जब प्रोफेसर लेक्चर लेता है ना, तो वो एक बार एडजस्ट हो जाता है तो फिर दूसरी बार उसी टेम्परामेंट के साथ नहीं जा सकता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं उसी वे में और उसी फ्लो में आपको थोड़ा बता पाऊँ कि इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है और हम क्यों इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए इतने कोर सब्जेक्ट बना के रखा हुआ है इसको। तो मैं आपको एक एनपीटीईएल की प्रेजेंटेशन उस टाइम मैं शेयर कर रहा था। एनपीटीईएल का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन है आईआईटी खड़गपुर का। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक बार मैं वो ओके, नाउ ये मॉड्यूल 3 इरिगेशन इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर का, ये मैंने लास्ट टाइम दिखाया था स्क्रीन में, आप सबने देखा होगा। इंडियाज इरिगेशन नीड्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपमेंट, ऐसा है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल 1 है, उसमें ये पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट है कि इरिगेशन का जो इंट्रोडक्शन है, हमें क्यों इतने सिविल इंजीनियर्स को करना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आप इसको पूरा ढंग से पढ़िएगा। मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है ये। तो इसमें है क्या, बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम क्यों पढ़ते हैं। तो ये मैं स्क्रीन पे इतना ला के छोड़ देता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, मैं दूसरा कुछ बोल रहा हूँ। तो मैं आपके साथ जो बात कर रहा था कि इरिगेशन इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों हम किसानों को पानी अवेलेबल करवाना चाहते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में। इरिगेशन इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्चुअली इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। उनके लिए क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन इज ओनली वन फैक्टर विच दे आर फोकसिंग अपॉन। दे डू नॉट फोकस ऑन कि पानी कितना है, पानी कहाँ से आ रहा है। वो बोलेंगे हमें पानी की इतनी रिक्वायरमेंट है, तो पानी की रिक्वायरमेंट है, लाकी कौन देगा, हम देंगे। तो इरिगेशन का मतलब मैंने समझाया था नटसेल में कि हम जो हमारा रेन फेड एरिया है जिसमें बारिश से ही केवल सिंचाई हो सकती है, उस एरिया में यदि हम आर्टिफिशियल वाटर लेके जाएं तो उस प्रोसेस को अप्लाइंग द आर्टिफिशियल वाटर टू क्रॉप्स is a process you could consider as irrigation, a method or a process of irrigation. तो वो इरिगेशन जिसमें कि हमारी पूरा जो लैंड मास है, जो ज्योग्राफिकल एक्सपांस है इंडिया का, उसमें मैं आपको समझा रहा था कि 60-70% ही इरिगेटेड है। कुछ पोर्शन उसमें से बैरन लैंड है, जैसे हमारा अक्षय चीन का है तो हम उसको बैरन लैंड बोलते हैं। जैसे हम अभी गलवान घाटी की बातें चल रही है तो उसको बैरन लैंड बोलते हैं, लेकिन बैरन लैंड बेकार है, ये कभी नहीं होती। वहां पे फर्टाइल नहीं है, वहां पे क्रॉप नहीं हो सकती। क्रॉप क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एडवर्स कंडीशन है। एडवर्स कंडीशन क्या है, बहुत सारी जगह एडवर्स कंडीशन ये है कि वहां पानी नहीं है। अभी गलवान घाटी या अक्साई चीन में ये मान लेते हैं हम कि उस एरिया में बैरेन इसलिए है कि बहुत ज्यादा ठंड है और वहां पे वेजिटेशन सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन गुजरात में भुज में या राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर एरिया में या महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो वहां पे बारिश जो होती है वो कम होती है। तो इसको हम कहते हैं कि स्पाशियल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल ऑन इंडिया इज वेरी मच, और आई कुड यूज वर्ड ड्रास्टिकली वेरिएबल। इतना नहीं है कि वो सब जगह पानी अच्छे से क्रॉप्स को मिल जाए, और क्रॉप को पानी 4 ही महीने मिल सकता है मॉनसून से।
तो 4 महीने में केवल एक ही क्रॉप हो सकती है, 3 महीने के करीब लगती है। मैंने लास्ट टाइम अभी समझा रहा था ये बात। तो 3 महीने में हमें एक क्रॉप से काम नहीं चल सकता, हमारी फूड सिक्योरिटी इंडिया में नहीं आ सकती। ये जो पैसेज लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी पैसेज लिखा हुआ है आईआईटी खड़गपुर का कि इरिगेशन हमें क्यों चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो हम चाहते हैं कि वो 5 टन पर हेक्टर तक चला जाए। मैं यदि आपको एरो के ये दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3.5 can go up to 3.5 and 1 ton respectively। 1 ton मतलब only rain-fed area में 2050 तक की बात कर रहे हैं। 2050 में पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी लगभग, हम हमारे प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं, एक 13 बिलियन का, एक हमारा 19 बिलियन का, हम 15 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन मान के चलें 2050 तक, तो भी हमारा ये प्रोजेक्शन के हिसाब से भी हमारा फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो हमारा सिविल इंजीनियर्स का यहाँ पे ये रोल है कि हम यदि पानी की सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं, तो बाकी का रोल है कि क्रॉप के सीड्स कैसे होने चाहिए या सोइल कैसी होनी चाहिए, सोइल की या फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये दूसरे डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये सब लोग कर रहे हैं कुछ कोशिश कि वहां पे प्रोडक्शन उस एरिया से भी बढ़े, उस हिसाब से भी बढ़े। नाउ हमारा काम है पानी वहां तक पहुंचाना। पानी पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए हम जनरली कैनाल्स जाती है, वहां पे नहरें लेके जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे आप गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच की नहर है सरदार सरोवर से जो मेन कैनाल निकलती है, वो बहुत बार क्रॉस की होगी, तो बहुत सारा डिस्चार्ज लेके जाती है ये 10,000 11,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज लेके जाती है, इतना पानी है इसमें। वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट कैनाल। तो कैनाल एक स्ट्रक्चर है जो हमारा वहां से पानी के सोर्स से लेके जहां किसानों को, फार्मर्स को पानी चाहिए वहां तक लेके जाए। तो ये डायरेक्ट मेजर कैनाल तो नहीं हो सकती, मेजर कैनाल होती है, फिर मेन कैनाल या मेजर कैनाल, या देन फिर सब कैनाल्स होती है, फिर हमारे फील्ड चैनल्स भी होते हैं। ऐसे 5-6 बाइफर्केशन है, क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से टाइप की होती है। लेकिन कैनाल डिजाइन जो है, कैनाल कंस्ट्रक्शन जो है, वो एक मेन फैक्टर है जो आप पढ़ोगे। इसमें एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है कि कैनाल का कैसे डिजाइन किया जाए फॉर ए गिवन कैपेसिटी, डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द कैनाल। तो कैनाल का जो डिजाइन है उसमें क्या करना क्या पड़ेगा हमें, ये एक सोचने लायक बात है कि हमें, आप जैसे बिल्डिंग्स का डिजाइन पढ़ते हो, बिल्डिंग का डिजाइन पढ़ते वक्त केवल आप बीम्स, कॉलम्स और स्लैब डिजाइन करते हो, बाकी काम आप छोड़ देते हो, आप टाइल डिजाइन नहीं करते, आप केवल टाइल के बारे में बता देते हो कि इतने एरिया में टाइल लगानी है, आप उसका कोई स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ज्यादा चेकिंग नहीं होता, हालांकि हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जब पढ़ते वक्त आप पढ़ते हो केवल 3 चीज का कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए। तो वैसे ही कैनाल डिजाइन में आप देखा जाए तो हमारा जो स्लेब डलता है सोइल पे, तो सोइल कॉम्पैक्शन के बाद उसका डिजाइन होता है, और जो ज्योमेट्री है जिसकी इसकी कितना इसका डेप्थ होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, या शेप कैसा होना चाहिए, ये एक बेसिक डिजाइन है जो हम डिजाइन करते हैं। तो 2-3 लेसिस कैनेडीज थियरीज हैं, वो आपको इसमें कैनाल डिजाइन में पढ़ाई जाएगी, और वो आपको डिजाइन जो हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस, देन जो मटेरियल है सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ हमारा, तो उस मटेरियल का हमारा पढ़ा हुआ वो सारा का सारा नॉलेज आपका जो सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, वो इस सब्जेक्ट में लगा लेना है। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट डिफरेंट डिजाइन, नो, जो प्रीवियस आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के डिजाइन पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूज कर लेने, और फिर जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करके इसको आगे बढ़ना है। तो मेन काम क्या हुआ हमारा कि जो फार्म्स हैं, फार्मर्स के लिए हमें वाटर लेके जाना है, हमें जो पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसमें इस वेटिंग इन लॉबी 1%, वो ये लॉबी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर के बाद, अलाउ के ज्वाइन। Just wait for a minute. Few students are there in lobby, so I should
allow them to enter. That is what I'm looking for. Minus banners and working by. Okay, I think now they are in. सॉरी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा आज ये एडजस्ट नहीं हो पाया था, कनेक्टिविटी या बैंडविड्थ मेरे को लगता है यहाँ का जो नेटवर्क है, अभी मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से चालू करके आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो अभी आवाज आ रही होगी आप लोगों को, जन्म आ रही है ना? सर आ रही है। ओके ओके फाइन। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो कन्वेंस है हमारा फार्म्स तक लेके जाने के लिए, तो पहला स्ट्रक्चर हमारा है कि आपने कनेक्टिविटी में रिवर्स फ्लो में जा रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग जा रहा हूँ कि इरिगेशन जहाँ चाहिए हमें वहां से वापस हम पानी लेके जाना है वहां तक, तो हमारे कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर्स आएंगे? तो केनाल्स आएगी आपकी। केनाल्स को जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैसे हम कैनाल को निकालते हैं, ये इससे बहुत बड़ी चीज है, आपको देखने लायक चीज है। तो कैनाल को निकालने के लिए हमें कैनाल को कैसे निकालते हैं, तो कोई भी एक रिवर है तो रिवर के फ्लो को हम रोकते हैं, रोक के इसके हेड को बढ़ाते हैं और फिर हम डिस्चार्ज लेके जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन हेडवर्क्स। क्योंकि पानी का जो डेप्थ है रिवर में वो सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि जो एक गोर्ज के अंदर रिवर बह रही होती है, तो पानी यहाँ जा रहा है तो उसको पानी को इसके बैंक के ऊपर से कैनाल को निकाला नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं कि एक बैरियर क्रिएट करते हैं। बैरियर क्रिएट करने से इसका जो हेड पुलिंग अप होता है, पानी ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे मान लो कि पहले इसकी डेप्थ रिवर की थी जो 20 फीट थी, तो जैसे हमने बैरियर बनाया, तो बैरियर बनाने के बाद 20, 30, 40, 50, 60 फीट हुई, तो ये अब बैंक के ऊपर से पानी जा सकता है। तो ये जो बैरियर बनाते हैं इनको कहते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। तो आपका एक मॉड्यूल इरिगेशन इंजीनियरिंग का है डाइवर्जन हेडवर्क। तो क्या डिजाइन करेंगे हम यहाँ पे, क्या डिजाइन करेंगे कि डाइवर्जन जितने हेडवर्क्स हैं, तो डाइवर्जन हेडवर्क्स में क्या आता है, वियर आता है, बैराज आता है और डैम्स आता है। डाइवर्जन हेडवर्क्स में क्या आते हैं, जो जो कंक्रीट डैम्स हैं, जो अर्थन डैम्स हैं, जो हमारी वियर्स बने हुए हैं, जो हमारा वासना बैराज ऐसा बैराज बना हुआ है। आप वासना बैराज अहमदाबाद में जाके देखेंगे तो वहां से राइट बैंक में साबरमती के एक कैनाल निकल के जा रही है, दो इट इज अ वेरी स्मॉल कैनाल, डिस्चार्ज इज हार्डली 100 क्यूसेक, नॉट दैट हैवी कैनाल जो आप देखते हो हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे जो हम ये जो वासना बैराज बना हुआ है वो स्ट्रक्चर क्या है, डाइवर्जन हेडवर्क। तो ये कौन बनाएगा, ये एग्रीकल्चरल इंजीनियर नहीं बना सकते, ये फार्मर्स नहीं बना सकते, या कोई भी दूसरी ब्रांच का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन है। सिविल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमें एनालिसिस क्या कर रहा है, करना है कि इरिगेशन नीड्स कितनी है। तो नाम इस सब्जेक्ट का इरिगेशन इंजीनियरिंग इसलिए दिया हुआ है कि ये जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है फार्मर्स की, दैट इज ए मेजर डिमांड, ये एक नेशनल पॉलिसी में फ्रेमवर्क में फिट बैठता है कि वी शुड प्रोवाइड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट farmers get water in time and in sufficient quantity and in at regular intervals with great frequency। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम उसको all the structures are considered being created to fulfill the irrigation department। तो मैं अभी छोटा सा फिर से आपको रिपीट करता हूँ इस चीज को, ताकि आपको फर्स्ट लेक्चर में इरिगेशन समझ में आए कि इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है। इरिगेशन इंजीनियरिंग का मतलब सिविल इंजीनियरिंग की तरह से दैट creation of infrastructure so that we could provide sufficient water supplies to the farmers to grow
crops in their farms to fulfill the food grain security, to fulfill the food grain requirement of the country. वो रिक्वायरमेंट क्या है, आप जरा सा इस स्क्रीन पे देखिए मेरी। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये लग रहा है कि प्रोजेक्शन दिया हुआ है, फिर प्रोजेक्शन के बाद ये प्रोडक्शन दिया हुआ है कि कितना है। यहाँ पे मैं जाऊं तो 3.5 और 1 टन जो रेन फेड एरिया मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स दैट कि रेन फेड एरिया है और 3.5 एंड 1 इसको याद रखना, आपके दिमाग में रखना, ये सब चीजें जरूरत है। तो अभी आपका इट इज इन लास्ट मैं जो स्टेटमेंट है ये आप देख सकते हैं कि 2050 तक को एम्फेसाइज किया हुआ है कि तब तक हमें एक दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है। अभी 2020 वी आर गोइंग थ्रू, तो नेक्स्ट 30 इयर्स तक हम पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करें तो उसके लिए हमें फूड सफिशिएंसी की सोच के हमें वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिलीवर वाटर हमें सोचना चाहिए। तो हमें कई बार ये भी होता है कि 30 साल तक हम क्यों सोचते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने या 50 साल तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो आपको यहाँ से एक क्लू मिलेगा, कभी भी आप यदि ओरल्स में बैठते हैं या वाइवा में जाते हैं या आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो कई बार पूछते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर 30 इयर्स का क्यों लेते हैं, 50 इयर्स का क्यों लेते हैं। तो इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो वहां तक दिखाते हैं हम, और उस पॉपुलेशन के बेस पे हम हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। आप भले गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन बेसिकली सिविल सोसाइटी की नीड के हिसाब से होता है, और वो नीड हम जनरली प्रोजेक्ट करते हैं कि छोटी नीड्स को 10-20 इयर्स और जो लॉन्ग डिमांड्स रहती हैं तो उनको 50 to 100 इयर्स तक भी हम करते हैं। अब मैं हल्का सा इसी को थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ। सर कुछ स्टूडेंट्स है ना ज्वाइन होना चाहते हैं, मतलब लॉबी में मेरे ख्याल से है, ऐसा बोल रहा है, इसीलिए मे भी अगर कोई हो तो ज्वाइन कर देना सर। ओके डन। जो सस्टेनेबल का पोर्शन है, sustainable development in irrigation, I'll handle it at a later stage. First, we need to understand what the irrigation is. So I'm switching over some portion here that benefits जो हमने एक बार थोड़े से तो देख लिए हैं। द सेकेंड कि हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनाए तो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं छोटा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। तो इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड पर हेक्टर, जो मैंने डिस्कस किया था पहले कि 1 हेक्टर में क्रॉप प्रोडक्शन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कितना हो सकता है, या 1 टन से या 0.5 टन पर हेक्टर से 1 टन जा सकता है, या 1 टन इरिगेटेड एरिया में 1 टन से 2, 3, 4, 5 तक हम पहुंचाते हैं बिकॉज ऑफ हम स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड पर यूनिट एरिया, तो दैट इज ए बिग बेनिफिट ऑफ इरिगेशन। सेकेंड है कि हमारा जो फेमिन से, फेमिन का क्या मतलब है, फेमिन का क्या मतलब है कि जब बारिश नहीं हो रही हो तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। कैसे कि मान लो कि अभी 0.5 टन पर हेक्टर है तो बारिश बहुत कम हो जाती है। 100% जो मानसून कहते हैं कि इस बार 100% रहेगा, उसके मुकाबले यदि ये 95% रहता है या 93% रहता है
तो इतना सा कम होते ही क्रॉप का जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो गिर जाता है। तो एक लेवल आता है कि उससे ज़्यादा गिर जाए यदि, तो ये करीब-करीब 92 से यदि नीचे गिरने लगता है तो क्या होता है कि उसमें जो क्रॉप का विल्टिंग होने लगती है और प्रोडक्शन मोर देन हाफ रिड्यूस हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि पार्शियल फैमिन बोलते हैं, या फिर फुल फैमिन यदि बारिश हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो ऐसी कंडीशन हमारा यदि इरिगेशन हमारे प्रोजेक्ट हैं तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स जिसमें ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे कॉटन की फार्मिंग होती है तो या राइस है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो हालांकि वो पैसा उससे किसान को ज़्यादा मिलेगा, फार्मर्स को ज़्यादा मिलेगा। फार्मर्स को यदि इनकम ज़्यादा होती है तो हमारा जो नेशनल ग्रोथ है, जो नेशनल जीडीपी है, उसमें डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का। तो उसमें बूस्ट मिलेगा। तो जैसे ही हम सुपीरियर क्रॉप्स की तरफ जाते हैं वाटर अवेलेबिलिटी से, तो ये एक अलग एडिशनल बेनिफिट होने लगता है। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो अभी हम रेन फेड में क्या करते हैं कि 4 महीने में ही हमें जो लेना है वो लेना पड़ता है। तो अभी हम 3 क्रॉप ले सकते हैं, तो 3 क्रॉप को वी कुड प्लान आउट एवरीथिंग कि क्या करना चाहिए हमें और कौन कौन सी क्रॉप कब कब लगानी चाहिए, एंड बेटर वी कुड डिसाइड, फार्मर्स कैन डिसाइड दैट दिस मच एरिया and in this much crop and this much, even vegetables they take it on during 3 seasons। तो वो जो मिक्सिंग होती थी होती है जो रेन फेड एरिया में कि नहीं नहीं अभी ले ले लिए, तो वो अवॉइड की जा सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मैंने अभी एक थोड़ा सा बोला था आपको कि यदि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे, उनके इनकम ज़्यादा होगी तो दैट विल कंट्रीब्यूट। हाइड्रो पावर जनरेशन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जब हम बनाते हैं, सरदार सरोवर का बनाया हुआ तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1400 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है। तो वैसे ही उकई काकरा पार में भी लगा हुआ है। इवन 1 मेगावाट के जो छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं जैसे नागालैंड और ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इवन हिमाचल में भी माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे 1400 मेगावाट का एक साथ प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो वहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जनरेशन कोई भी टाइप का यदि ये प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो उसके साथ कपल किया जा सकता है, उसके साथ पेयर अप किया जा सकता है। तो इवन कैनाल के अंदर जहाँ पे स्लोप ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे कैनाल्स के अंदर टर्बाइन फिट रहते हैं और 1 से 2 मेगावाट हम जनरेट कर पाते हैं। तो ये हाइड्रो पावर का एडिशनल इसमें एक बेनिफिट रहता है। और कुछ एक प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं कि जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन इरिगेशन में एक्स अमाउंट है, तो बिकॉज देर इज हाइड्रो पावर जनरेशन, तो हम गवर्नमेंट जनरल से जल्दी से ऐसे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन भी कर देते हैं। जब इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होते हैं, जैसे जितने भी रहते हैं, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई भी इसके साथ कपल अप की जाती है। जो हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर सप्लाई का है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का है। तो कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है उसमें 70% ऑफ द वाटर बीइंग स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट would be supplied to irrigation. Rest of the water is meant for drinking as well as for industrial. So industrial growth is important। तो आप जब नेशनल वाटर पॉलिसी को पढ़ेंगे इसी के अंदर, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एक एक पेज जितना राइट अप दिया हुआ है जो 2002 की नेशनल वाटर पॉलिसी है, तो वो उसका राइट अप दिया हुआ है। तो आप पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि कैसे प्रायोरिटीज फिक्स की हुई है। अभी ये क्लासिफिकेशन में अभी डिटेल में नहीं ले रहा हूँ आपका, और इसके आगे का पोर्शन भी मैं नहीं ले रहा हूँ। आपको मैं 5 मिनट में मेरे अभी ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसको कंक्लूड कर दूंगा।
ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीक में आपको 10 मल्टी चॉइस क्वेश्चन डालूंगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्विज भेजूंगा, उसका आपको आंसर करना है। I'll give you 1 hour in next week somewhere during my lab hour or tutorial hour, and you have to solve that in say within 10 minutes, and वो आप जैसे ही सोल्व करते हैं मेरे पास आंसर आ जाएंगे क्विज के, और वो लोग कर देंगे। वो आंसर आप तभी कर पाएंगे जब ये डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे। ये करीब करीब 20-28 पेजेस हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन इरिगेशन क्या है, कैसा होना चाहिए, और कैसे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फ्रेम होते हैं, ये सारा कुछ बताता है। अब मैं फिर से थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग पे आ जाता हूँ, अपना इरिगेशन का रिक्वायरमेंट छोड़ देता हूँ, पानी वानी छोड़ देता हूँ, प्रोडक्शन जो पर हेक्टर है उसको छोड़ देता हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग का हमारा इरिगेशन। हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे कि डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स, तो हम इसमें वियर का डिजाइन पढ़ेंगे, हम वियर का डिजाइन पढ़ेंगे, हम बैराज का डिजाइन पढ़ेंगे, हम यहाँ पे कैनाल का डिजाइन पढ़ेंगे। 3 मेजर डिजाइन है यहाँ पे, तो उसका तीनों का पहले एनालिसिस देखेंगे। एनालिसिस में क्या चीज है, हमारा एनालिसिस में मेजर फोर्स इसमें क्या है, द फ्लोइंग वाटर, जो पानी बह रहा है वो ही है इसमें, तो वो कितना वाटर स्टोरेज है, कितना उसमें फ्लो है, कितना वेलोसिटी है, कितने डायनेमिक फोर्सेस है, वो हम स्टडी करेंगे। इसके आईएस कोड भी हैं, तीनों चीजों के। वियर्स के डिजाइन ले लो आप, चाहे आप बेलहस के डिजाइन ले लो, या आप केनाल का डिजाइन ले लो। केनाल मोस्टली अभी आरसीसी होती है, पहले ब्रिक लाइनिंग के साथ भी होती थी, या सोइल कंपैक्शन के साथ भी होती थी। आजकल mostly since concrete is available easily and everywhere, so most of the canals are being constructed with RCC, so mostly आपको RCC के डिजाइन से ही हम ये बैकग्राउंड में रखते हुए जानकारी लेंगे। तो ये 3 स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, 3 स्ट्रक्चर मेजरली पढ़ने वाले हैं। डेम्स का इंट्रोडक्शन है, कंक्रीट डेम्स और जो अर्दन डेम्स है उनका इंट्रोडक्शन लेवल पे है। फोर्सेस हैं अभी की, फोर्स कैसे लगते हैं डेम्स पे, क्योंकि उसमें डेम्स में बहुत हाई स्ट्रक्चर होते हैं, हेवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो फोर्स की स्टडी एक मेजर स्टडी है, तो वो कैसे लगते हैं, तो वो पोर्शन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे देखा जाए तो हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को परसीव कर रहा है, प्रॉब्लम प्रोडक्शन की है, क्रॉप प्रोडक्शन की है, ग्रेन प्रोडक्शन की है। हमें क्या करना है, हमें असिस्ट करना है एक दूसरी कम्युनिटी को कि वो पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है अपना बढ़ा पाए। तो उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि टाइमली पानी पहुंचे, तो वो पानी पहुंचाने के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन हम इसी में करेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे। सो इरिगेशन इंजीनियरिंग फॉर अस इज like it's a kind of design of weirs, barrages and canals, and also studying the different dams. तो मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाह रहा था कि आप जो बुक खरीदना चाहते हो, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट वाटर का आएगा, एक पहले भी आया था। तो बुक में एक इसके गर्ग का बुक है, जो ऐसा रहेगा, देखिए आप, ये ऐसा इरिगेशन इंजीनियरिंग का बुक है। ये बहुत बड़ा सा लगेगा आपको, इतना बड़ा सारा लगा, डरने की जरूरत नहीं है। आप लोकल पब्लिशर का नहीं खरीदिए, मजा नहीं आता। वो इधर उधर से कॉपी करते हैं और कंटेंट इतना अच्छा होता नहीं है। अभी जीटीयू के पेपर्स होते हैं, उनको सॉल्व कर लो 2 दिन, लेकिन पढ़ो इसी से, आप पढ़ो इसी से। ये नॉलेज बनाता है, वो केवल और केवल आपको मार्क्स लेने के लिए तैयारी करता है, तो मार्क्स का आपका कहीं यूज भी नहीं है, मैं आपको फिर बताऊँ। तो आप इसको, एसके गर्ग का बुक है, संतोष कुमार गर्ग चीफ इंजीनियर थे, खुद इन्होंने डिजाइन किए हुए बहुत सारी चीजें जो ग्राफ्स है अंदर, उन्होंने डिजाइन किए हुए। फर्स्ट ये, दूसरा आप पूनमिया का बुक भी ले सकते हो, इरिगेशन इंजीनियरिंग का, भाई पूनमिया। तो ये दोनों अच्छे बुक है। उनके अलावा बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये दोनों बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं और सारा कुछ अवेलेबल है इसमें। एक चीज तो ये हुई। अभी दूसरी चीज हुई ये कि आप में से कौन
सोचता है कि ये जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग है वो कुछ समझ में आता है नहीं आता है, या इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है, क्या होगा, इसका स्कोप क्या है सिविल इंजीनियरिंग में, ऐसे जो जनरल क्वेश्चन है कि इसका स्कोप क्या होगा, कहाँ। तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अभी स्टेबल हो गया है हमारा कनेक्शन। आप जो भी पूछना चाहते हैं अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए और अपना माइक्रोफोन भी ऑन कर लीजिए, और मुझसे 2-3 बार हम इंटरेक्शन करते हैं, ऐसा कुछ सवाल जैसा कुछ नहीं है। आप अपना आइडिया भी बता सकते हैं, आपने कहीं इरिगेशन स्कीम देखी है तो वैसे भी बात कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपने ये इरिगेशन स्कीम देखी हुई है। तो इससे क्या है कि हम सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो ये होता है कि हम सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं और कनेक्ट नहीं कर पाते, नॉलेज हमें डाइजेस्ट नहीं होता, हम कलवर्ड पढ़ जाते हैं, हम साइफन पढ़ जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता एट द एंड कि हमने डिजाइन किसका किया है, वो कंपोनेंट है कहाँ आखिर। तो हमें जो वियर और बैराज और जो कैनाल डिजाइन करना है वो बहुत ही पूरे इंडिया में भी चारों तरफ, जियोग्राफी में हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो अलग अलग होता है, और उसका डिजाइन डिफर करता है। आईएस कोड है तीनों के अवेलेबल, तीनों के आईएस कोड अवेलेबल हैं, तो हम उनको कोड को भी रेफर करेंगे कि कोड कैसे डिजाइन का कौन सा मेथड बताता है। लेकिन ये जो एरिया है वो, जैसे हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस या डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स है, इतना प्रिसाइज नहीं है अभी भी। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिजाइन वेरी करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट सिचुएशन वेरी करती है। तो आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड है वो भी बोलता है कि डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफी, डिपेंडिंग अपॉन अपॉन द लोकल कंडीशंस, डिजाइन चेंज होता रहता है। जैसे सरदार सरोवर में आप जाओगे तो बहुत सारे वॉल्यूम्स बने हुए हैं, उसमें इतना रिसर्च हुआ है कि उसके बेस पे नए स्ट्रक्चर बन जाए। तो आप ऐसा कुछ भी जो आपने अभी तक इरिगेशन देखा है तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे शेयर करिए, बट एक स्टूडेंट को एक ही। आपने कहीं पे भी देखा है कुछ भी इरिगेशन से रिलेटेड, कोई स्ट्रक्चर देखा है, इरिगेशन स्कीम देखी है आपने, या कहीं कंट्रीब्यूट किया है, जो D2D के स्टूडेंट या हो सकता है उन्होंने कुछ काम भी किया हो, तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि हमें इस सब्जेक्ट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और इंटरेस्ट रहे। मैं रेंडमली एनरोलमेंट नंबर बोल रहा हूँ। ओके, तो वो अपना वीडियो खोले और बोले। ओके, 27। हमें 5 ही मिनट और मिलेंगे इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए। 27 प्लीज, आप अपना माइक्रोफोन और वीडियो खोलें। कौन है 27? यस सर। हाँ, इरिगेशन से रिलेटेड हम कुछ आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो स्ट्रक्चर्स का, जो आपने देखे हो कहीं पे, तो आप बता पाए कि ये स्ट्रक्चर था जो कह सकते हैं कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना हुआ है, और हमारा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है जो हमने टू हेल्प आउट बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, ऐसा कुछ आपने देखा हो कहीं तो? सर ऐसा तो कुछ नहीं देखा मैंने। अच्छा, इरिगेशन से रिलेटेड अभी मैंने बताया कि इरिगेशन से रिलेटेड क्या होता है कि जो आपने कैंपस में स्प्रिंकलर चलता है, क्या नाम है आपका? दिगेन सर। हैं? दिगेन। हेलो, हाँ बोलो। हेलो। दिगेन सर, दिगेन। ओके, दिगेन। जो हमारे कॉलेज में स्प्रिंकलर चलता है ना, हाँ हाँ सर। लोन में स्प्रिंकलर चलता हाँ, है, वो भी एक हाँ, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसका डिजाइन हमारे पास नहीं है। वो डिजाइन उसका नहीं। जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो डिजाइन हम नहीं करते, वो सिविल यस। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्प्रिंकलर बनाना, आप समझिए। यस। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मोस्टली कंक्रीट यूज होता है उसमें, जहाँ कंक्रीट डंप करते हैं ना। इरिगेशन में आप देखा होगा ड्रिप इरिगेशन बहुत नाम आता है, यस सर। बहुत सारी यस सर। किसान जो लोग हैं ड्रिप इरिगेशन पाइप डालते हैं,
and then water go on dripping drop by drop. तो इससे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम आता है। तो वो हम डिजाइन नहीं करते उसका, हम उसको थोड़ा जानकारी लेते हैं। क्यों लेते हैं जानकारी? यदि उनका उस मेथड से वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम बनाना पड़ेगा। यदि वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हमें बड़ी बड़ी कैनाल्स बनानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे। तो हमें वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स अच्छा डिजाइन करते हैं तो ये ऐसा असिस्ट मिलता है, असिस्टेंस मिलता है। कुछ और आप बता पाए? 31 प्लीज गेट रेडी। 31 एंड देन 41 एक कुछ आपने देखा हो तो कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आई वुड से सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, एंड दैट you might have seen some canal or some culvert or weir or dam, तो इन सब को हम कह सकते हैं। तो आपने कौन सा देखा है ये बताओ? 31 and 41 एनरोलमेंट नंबर 31 and 41 माइक्रोफोन ऑफ। नाम बताओ पहले तो। हेलो जी सर, श्रेया पुजारा 41। ओके श्रेया, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है स्ट्रक्चर कभी? आई हैव हर्ड अबाउट ड्रिप इरिगेशन, मोस्टली फार्म्स में और ऐसे यूज करते हैं तो वाटर सेव हो सके, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता वाटर उसमें। ओके, सिविल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने कोई बता सकते हैं? हाँ सर, डैम विजिट किया था, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर के अलावा? नर्मदा डैम। हाँ, नर्मदा एंड सरदार सरोवर। आप नर्मदा तो नहीं है, वो सरदार सरोवर डैम ही है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। यस सर, वही। हाँ, तो और कोई दूसरा आपने देखा हो कुछ? कोई छोटा स्ट्रक्चर देखा हो? डैम्स आर वेरी बिग। छोटा कहीं देखा हो आपने? किसी ने ये वासना बैराज देखा है ढंग से? श्रेया, तुमने वासना बैराज देखा है क्या? नहीं सर। इसमें डिजाइन में क्या आता होगा ये सोचना कि वासना का बैराज जो है, वासना बैराज, आप जब अम्बेडकर ब्रिज से जाते हैं तो